स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में। जहाँ इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पाठ है सांवले सपनों की याद, ये एक व्यक्ति चित्र है जो एक डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र खींचा गया है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये पाठ जो है ये जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया है और उन्होंने ये पाठ 1987 यानी 1987 में जब सालिम अली की मृत्यु हुई उसके बाद उनके बारे में जो अपनी डायरी में लिखा, वहीं से इस पाठ को उठाया गया है और संस्मरण शैली में लिखा गया है। पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ने से पहले इस पाठ के जो लेखक हैं जाबिर हुसैन, उनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। फिर हम इस पाठ के शीर्षक की ओर बढ़ेंगे कि इस शीर्षक का नाम ऐसा क्यों है और सालिम अली कौन थे। इस पाठ के जो रचनाकार है जाबिर हुसैन, उनका जो जन्म है 1945 में बिहार प्रदेश में हुआ। वे आरंभ से ही देश की सक्रिय राजनीति में रुचि रखते थे। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वह एक श्रेष्ठ लेखक भी थे। जो जाबिर हुसैन की जो हिंदी की रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। डोला बिनी का मजार, जो आगे हैं, अतीत का चेहरा, लोगो, एक नदी रेत, इनकी हिंदी की प्रमुख रचनाएं हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के जानकार हैं। उन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी के संघर्षों को प्रकट किया। उनके लेखन में उनके राजनीतिक अनुभव भी सहायक रहे हैं। उन्होंने विशिष्ट व्यक्तित्वों पर डायरियां लिखी हैं। जाबिर हुसैन की भाषा शैली कलात्मक, उनकी भाषा में संस्कृत के प्रचलित शब्दों के अतिरिक्त उर्दू तथा तद्भव शब्दों की और भी अधिक इंटरेस्ट, रुझान, उनका आकर्षण देखने को मिलता है। एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि वह इस पाठ में पक्षी को पक्षी नहीं परिंदा कहना अधिक पसंद करते हैं। तो ये थे इस पाठ के लेखक जाबिर हुसैन। अब हम पाठ के कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं। जो चरित्र है जिसके ऊपर ये संपूर्ण पाठ है वो है सालिम अली। सालिम अली जो है एक पक्षी प्रेमी है जिन्होंने पक्षियों के जीवन को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी स्पीशीज को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष किया है। साथ ही साथ जो पाठ का शीर्षक है सांवले सपनों की याद, इसकी जो सार्थकता है वो इसी से प्रकट होती है कि यहाँ पे जो जाबिर हुसैन इस पाठ के लेखक है वो बहुत ही दुखी हैं सालिम अली की मृत्यु से। और वो इनके माध्यम से, इस शीर्षक के माध्यम से जो उनकी यादें हैं वो एक सपने की तरह रह गई। उन्होंने जो भी काम किया वो प्रशंसनीय है और जिसको भुलाया नहीं जा सकता। सांवले का मतलब यहाँ पे सांवले रंग की बात हो रही है, गेहूं रंग की। कि अब जो यादें हैं वो सपनों की तरह रह गई हैं, उनको सिर्फ याद ही किया जा सकता है। तो आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। अब संस्मरण उस विधा को कहा जाता है छात्रों जो स्मृतियों के आधार पर होता है, यादों के आधार पर। तो ये जो सांवले सपनों की याद पाठ है ये धुंधली यादें बनकर रह गई है अ, लेखक के लिए, जाबिर हुसैन जी के लिए, कि सांवले सपनों की याद यानी जो सालिम हुसैन है एक याद की तरह उनकी रह गई है, उनकी बातों को वो याद कर रहे हैं और उन्हीं स्मृतियों के आधार पर ये पूरा पाठ प्रस्तुत। पाठ में क्या है कि जो सालिम अली हैं वो 100 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, लगभग आसपास हैं, 100 के पूरे नहीं हो पाए हैं और उसकी उससे पहले ही उनको एक बीमारी हो गई है जिसमें कैंसर भी कहा जा सकता है। कैंसर की वजह से वो 100 वर्ष पूरे यानी क्षति पूरी करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर कहा गया है जो सालिम अली एक बहुत बड़े भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हैं और यानी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है पक्षियों की संरक्षण में, उनकी सुरक्षा में सारा जीवन उन्होंने अपना लगा दिया है। और जब वो गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो पक्षियों का यानी जब वो मर चुके हैं तो ऐसा लग रहा है कि पक्षियों का जो हुजूम है, जो पक्षी है उनको विदा कर रहे हैं। इस सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। ये ऐसे लग रहा है कि अब जो सालिम अली जो मर चुके हैं वो पक्षियों के ऊपर उनकी जो यादें हैं वो रह गई है। वह मौत की मौनवादी में जा रहा है। और मौत की मौनवादी में कौन जा रहे हैं? सालिम अली। सालिम अली उसमें सबसे आगे है। सालिम अली सबसे आगे क्यों है? क्योंकि वो जा रहे हैं और उनको विदा करने के लिए उनके पक्षी जा रहे हैं। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन यात्रा पर चल पड़े। यानी पहले जो उनकी यात्रा होती थी कहीं ना कहीं अंत होता था, उनको घर वापस लौटना होता था, कहीं ना कहीं उनकी खोज जाकर थमती थी। लेकिन अब वो मौत को
प्राप्त हो चुके हैं और इस बार अंतहीन यानी कभी खत्म न होने वाली यात्रा पर वो निकल पड़े हैं। इस बार तो वो शहर की भीड़-भाड़ भरी जिंदगी से आके चले ही गए हैं और उनको वैसे भी पक्षियों, जंगलों, इनकी खोजों में ज़्यादा दिलचस्पी थी, उसमें ज़्यादा मज़ा आता था, उनको मनोरंजन मिलता था और अब वो शहर की भीड़-भाड़ भरी जिंदगी से बाहर निकल चुके हैं। कोई उन्हें वापस नहीं लौटा सकता, मानो वो कोई पक्षी हो जो मौत की गोद में जा बसे हो। तो ऐसा लग रहा है कि वो मौत की गोद में जा बसे हैं और पक्षियों का जो झुंड है वो उनको छोड़ने जा रहा है। आगे चल के हम सालिम अली जी के बारे में पढ़ते हैं कि अभी तक यहाँ हमने शुरू किया है कि सालिम अली जी की मौत हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो सालिम अली है उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो इस बात से क्षुब्ध थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। यानी वो पक्षियों को इंसानों से कंपेयर करते हैं। इंसानों का रहन-सहन, खाना-पीना, आचरण, व्यवहार सब कुछ अलग होता है पक्षियों से। लेकिन इंसान जो है अपने से कंपेयर करता है। लोग जंगलों, पहाड़ों, पत्थरों, झरनों को भी आदमी की यानी नेचर को भी सब इंसान ही समझते हैं कि इस पर हमारा अधिकार है, हम इसको कुछ भी कर सकते हैं। परंतु कोई आदमी पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच क्यों नहीं अनुभव करता? यानी उसके अंदर रोमांच का सोता क्यों नहीं फूटता? उसको क्यों वो चीज़ अच्छी नहीं लगती? तो वो चीज़ क्यों नहीं मन को भाती है? आगे चल के सालिम अली कह रहे हैं कि जैसे कि पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रचाई, कब गोप लीला हुई, कब माखन लीला हुई, कब बांसुरी बजी, कब वन विहार किया, ये कोई नहीं जानता कृष्ण के बारे में। हमने सुनी है कथाएँ, हमने वेदों में सुना है, हमें वेदों में लोगों ने ज्ञान दिया है, ऋषि-मुनियों ने। हमने सुना है, हमने अपनी आँखों से नहीं देखा। लेकिन अगर आज भी आप वृंदावन में चले जाएँ, तो आप ये सारी जो पिक्चर है ना कृष्ण की, ये आपकी आँखों के सामने घूम जाती है कि यहाँ पर कृष्ण ने ये लीला की होगी, यहाँ गोपियाँ होंगी, यहाँ कृष्ण ने बाँसुरी बजाई होगी या अभी जमुना तट के किनारे पर वो बैठकर बंशी बजा रहे होंगे। यानी ये सब चीज़ें आपने देखी नहीं, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को जब जाते हैं साक्षात, तो आप इन चीज़ों को महसूस करते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हम वृंदावन या यमुना सामला देखते हैं तो लगता है कि अभी कोई अचानक आकर बंसी बजाने लगेगा। संगीत का जादू पूरी वाटिका पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। यानी सालिम अली भी कृष्ण की ही भांति हैं। उन्होंने भी पता नहीं कब तक पक्षियों के लिए कार्य कर दिए, लेकिन उनकी प्रशंसा के बारे में, उनके कार्यों के बारे में हमें भी लोगों से सुनने को मिलता है। अब यहाँ सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। जो सालिम अली थे ना, वो बहुत ही कमज़ोर काया वाले यानी फिज़िक्स से वो बहुत ही कमज़ोर 100 वर्ष होने ही वाले थे और कुछ ही दिन बचे थे, उससे पहले ही उनको लंबी यात्राओं ने तो थका दिया था, क्योंकि वो ऐसा कोई लिमिटेड नहीं था कि सुबह उठना है 9 से 5 ही जॉब करनी है और वापस आ जाना है। उनका तो अंतहीन ही होता था। पता नहीं होता था कब उनका जो यात्रा है कब खत्म होगी, कब वो वापस आएँगे और शायद कैंसर के कारण भी मृत्यु को प्राप्त हुए। परंतु अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आँखों पर चढ़ी दूरबीन मौत के बाद भी गई। दूरबीन पक्षियों को देखने के लिए जिस दूरबीन का उपयोग करते थे, यानी जो पक्षियों के प्रति उनके मन में चिंता थी, वो उनकी मौत के बाद ही खत्म हुई। सालिम अली की नज़रों में दूर तक फैली धरती और झुके आकाश जैसा जादू। उन्हें प्रकृति में ऐसा हँसता-खेलता रहस्य पसरा दिखाई देता था। उन्होंने अपनी दुनिया परिश्रम से बनाई थी। इसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। यानी उनको नेचर से इतना प्यार था, नेचर में रहने वाले पक्षियों से बहुत प्यार था और उन्होंने वो दुनिया अपने आप बनाई। पक्षियों के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, उनकी फ़ोटोज़ लेना, उनके बारे में सर्च करना, उनको बचा कर रखना, उनको संरक्षण प्रदान करना, ये सब उन्होंने अपने आप बनाई थी और साथ ही साथ इस दुनिया में उनके साथ उनकी पत्नी थी जिसका नाम था तहमीना। ये उनकी एक क्लासमेट भी रह चुकी है जो स्कूल में इनके साथ पढ़ती थी। बाद में इन दोनों की शादी हो गई। आगे बढ़ते हैं कि जब पक्षियों की चिंता उन्हें सता रही थी ना, तो एक बार सालिम अली जो थे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और उन्होंने वो केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गाँव की मिट्टी के जन्मे और वो गाँव के निवासी थे, तो वो प्रकृति की वैल्यू, नेचर की वैल्यू को अच्छे से समझते थे। इसलिए वे सालिम अली के पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे थे। आज ये दोनों व्यक्ति नहीं रहे।
अब देखते हैं हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। यानी इन दोनों ही व्यक्तियों ने प्रकृति को, चाहे सालिम अली पक्षियों की बात करें या किसी भी, सब नेचर में आता है। और चौधरी चरण सिंह भी गांव से जुड़े व्यक्ति थे, तो वो भी प्रकृति की वैल्यू को जानते थे। तो जब तक वो जीवित थे दोनों, उन्होंने प्रकृति की संरक्षण के लिए बहुत से कार्य किए। लेकिन अब वो नहीं रहे हैं, तो अब देखते हैं कि बाद में अब प्रकृति की संरक्षण के लिए कौन आगे आता है, कौन उसकी सुरक्षा का कार्य करता है। यहाँ पे डीएच लॉरेंस का भी जिक्र हुआ है, उनका भी संस्मरण यानी एक स्मृति हो आई है, उनकी भी एक याद के आधार पर उनकी भी एक उदाहरण दिया गया है कि सालिम अली की आत्मकथा का जो नाम है वो है फॉल ऑफ द स्पैरो। और डीएच लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से प्रार्थना की गई कि जो ये लॉरेंस थे, इनकी जब मृत्यु हुई तो इनकी पत्नी से रिक्वेस्ट की गई कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो फ्रीडा ने कहा कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान है। यानी उसकी पत्नी ये कहना चाह रही है कि मेरे पति ने मुझसे ज्यादा पक्षियों के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया है। तो मुझसे ज्यादा मेरे छत पे बैठने वाली जो वो गोरैया पक्षी है ना, मेरे पति को वो जानती है। मतलब वो इतने सरल इंसान है ना कि कोई भी उनको समझ सकता है। बचपन में गलती से जो सालिम अली थे, मतलब अब इस इंसिडेंट से आपको पता चल जाएगा कि सालिम अली का पक्षियों के प्रति, प्रकृति के प्रति जो प्रेम उभरा है, उनके संरक्षण की जो ज़िम्मेदारी उन्होंने ली है, वो किस इंसिडेंट की वजह से ली है। वो इंसिडेंट ये है कि बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से एक गोरैया घायल हो गई। यानी उनके पास एक गन थी, शॉट गन, तो वो एक पक्षी उड़ रहा था गोरैया और उसको वो लग गई। उसी दिन से वो पक्षियों में रुचि लेने लगे, क्योंकि वो गोरैया घायल होकर गिर गई तो सालिम अली ने ही उसकी केयर की, उसको जो भी था उसका पूरा संरक्षण किया। इस वजह से उनको इंटरेस्ट आया। प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयों को छूने लगे। मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए, यानी वो प्रकृति के लिए ही बन गए। और इस तरीके से उनके अंदर पक्षियों के प्रति प्रेम और संरक्षण की भावना जागृत हुई। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे, यानी वो निरंतर घूमते रहे, अखंड यायावर। यायावर का मतलब होता है भ्रमणशील प्रवृत्ति, घूमना फिरना। घूमना फिरना मतलब एंजॉय नहीं, कुछ जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी कि क्या है, कैसे बचाना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना, क्या चीजों से क्या होगा। ये सब चीजें उनके मन में हमेशा दिमाग में चलती थी। उनकी याद करके ऐसा लगता है कि आज भी वह पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजबीन नतीजों के साथ लौट आएंगे। यानी यह कहा जा सकता है कि जिस इंसान ने इंसानों से ज्यादा प्रकृति और पक्षियों के साथ टाइम स्पेंड किया, जाबिर हुसैन अर्थात लेखक को भी ये लगता था कि शायद जब उनकी मृत्यु होगी ना, तो उनकी मृत्यु पर कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं होगा। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो आंसू बहाने वालों की कमी नहीं। इंसान के जो कर्म होते हैं, इंसान के जो गुण होते हैं ना, उसके लिए हमें बखान नहीं करना पड़ता कि वो ऐसा था, वो वैसा था। वो इंसानों को दिखता है। और उनकी मृत्यु पर बहुत से लोग आए थे शोक जाहिर करने के लिए। तो ये चैप्टर जो है एक संस्मरण है, जिसमें मैं आपको बता ही चुकी हूँ स्मृति के आधार पर होता है। तो जाबिर हुसैन की जो डायरी है उससे ये चैप्टर जो है लिया गया है। और जो जाबिर हुसैन थे सालिम अली की मृत्यु से बहुत ज्यादा आहत हुए थे, और उसी आधार पर ये जो पाठ है संस्मरण प्रस्तुत है। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही आसान पाठ है। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। साथ ही साथ ग्रामर के टॉपिक्स भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।